मोना नूरी और हामिद की चाहत थी, जबकि मोना की चाहत विश्वजीत था। मोना ने उन दोनों से किनारा किया तो नूरी को लगा कि मोना उनके हाथ से निकल रही है। अपनी चाहत वापस पाने के लिए जो किया वह बहुत खतरनाक था। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का खाना खाकर आराम कर रही मोना की नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी तो वह झटके से उठी और अलमारी खोलकर अपनी पसंद के कपड़े निकालने लगी। उन कपड़ों को पहनकर वह आईने के सामने खड़ी हुई तो अपने आप पर मुग्ध होकर रह गई। सफ़ेद टॉप और काली स्किन टाइट जीन्स में वह सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी उस खूबसूरती पर उसके होंठ स्वयं ही खिल उठे। मोना तैयार होकर घर से निकली तो खुद ब खुद उसके कदम उस ओर बढ़ गए जहां वह रोज अपने बॉयफ्रेंड विश्वजीत से मिलती थी। जब वह उस जगह पहुंची तो विश्वजीत उसे बैठा मिला। वह उसका इंतजार कर रहा था। वह दबे विश्वजीत के पीछे पहुंची और उसकी आंखों को अपनी दोनों हथेलियों से बंद कर लिया। अचानक घटी इस घटना से विश्वजीत हड़बड़ाया जरूर, लेकिन तुरंत ही जान गया कि मोना आ गई। उसने मोना के हाथों को आंखों से हटाकर उसकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। मोना ने चुटकी लेते हुए कहा, इस तरह क्या देख रहे हो, पहले कभी नहीं देखा क्या? क्या बात है भई, आज तो तुम खूबसूरत लग रही हो। लगता है आज सुबह से तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कोई और नहीं मिला। मोना, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। सचमुच आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हीरे को अपनी चमक का एहसास थोड़े ही होता है, उसे तो जौहरी ही पहचानता है। अच्छा जौहरी साहब, अब आपने हीरे की पहचान कर ली है तो अब जरा यह भी बता दीजिए कि हीरा असली है या नकली। विश्वजीत ने मोना की आंखों में आंखें डालकर कहा, हीरा नकली होता तो मैं उसे हाथ ही ना लगाता। हाँ, हीरा भले ही असली था, लेकिन अभी तक तराशा नहीं था, इसलिए पत्थर जैसा था। अब मैंने इसे तराश दिया है तो इसकी खूबसूरती और चमक दोगुनी हो गई है। मोना को उसकी बात की गहराई समझते देर नहीं लगी, इसलिए लजाकर उसने नजरें झुकाकर कहा, यह हीरा तुम्हारे गले में सजना चाहता है। विश्वजीत ने मोना का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े विश्वास के साथ कहा, मोना, हम दोनों की यह चाहत जरूर पूरी होगी। हम अपने बीच किसी को नहीं आने देंगे। अगर किसी ने आने की कोशिश की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोना विश्वजीत के प्यार के जुनून को देखकर जहां खुश हुई, वहीं उन दोनों को छिप कर देख रही दो आंखों में खून उतर आया। इसके बाद उसने जो निश्चय किया वह विश्वजीत के लिए ठीक नहीं था। आगे क्या हुआ, यह जानने से पहले आइए थोड़ा इस कहानी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। मोना दिल्ली के कड़कड़डूमा की रहने वाली थी। उसके पिता वकालत करते थे। वह हिंदू थे, जबकि उनकी पत्नी यानी मोना की मां मुस्लिम थीं। वकील साहब की यह दूसरी शादी थी। मोना उनकी एकलौती संतान थी, जिसे वे बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। माँ बाप के लाड़ प्यार और विचारों का मोना पर पूरा असर था। लड़कों से दोस्ती करना, उनके साथ घूमना उसके लिए आम बात थी। पहले तो मोना का मन पढ़ाई में खूब लगता था, लेकिन जैसे ही उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा और लड़कों ने उसे खूबसूरत होने का एहसास कराया, उसका मन पढ़ाई से उचटने लगा। वह सतरंगी सपनों की दुनिया में खोई रहने लगी। महानगर में पल बढ़ रही मोना के मन में भी अन्य लड़कियों की तरह अच्छे रहन सहन की ललक थी। यही वजह थी कि वह अपनी सहेलियों को कई कई लड़कों के साथ घूमते फिरते देखती तो उनकी किस्मत से जल उठती, जबकि उसकी वे सहेलियां उसकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं थीं। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मोना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, जबकि उसकी उन सहेलियों के बॉयफ्रेंड की लिस्ट काफ़ी लंबी थी। मोना की मां की कोई दूर की रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के शहबाज नगर निवासी बाबू खां के यहाँ थी।
उनका बेटा नूरी उर्फ नूर मियां नई दिल्ली के जीबी रोड स्थित एक बार में वेटर का काम करता था। दिन में वह नौकरी करता था और रात में अजमेरी गेट के पास के एक रैन बसेरा में गुजारता था। रिश्तेदारी होने की वजह से नूरी का मोना के यहाँ आना जाना था। इसी आने जाने में नूरी मोना को पसंद करने लगा। वह जब भी मोना के यहाँ आता उसके आस पास ही मंडराता रहता। नूरी को पता ही था कि माँ बाप के काम पर जाने के बाद मोना घर में अकेली रहती है, इसलिए वह ऐसे ही समय उसके पास आने जाने लगा जब वह घर में अकेली होती। ऐसे में वह उससे खूब बातें करता और घुमाने भी ले जाता, जहाँ उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाता। इससे मोना को उसका साथ अच्छा लगने लगा। मोना इतनी भोली नहीं थी कि यह न समझ पाती कि नूरी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। सब कुछ जानते हुए भी वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। एक दिन नूरी मोना के घर पहुंचा तो उसने ऐसे कपड़ों में दरवाज़ा खोला कि नूरी उसे देखता ही रह गया। उसने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन वह मोना के उस रूप में इस तरह खो गया था कि उसकी बात सुनी ही नहीं। उसका मन कर रहा था कि वह मोना को बाहों में भर ले। नूरी की नज़रें उसके शरीर पर ही जमी थीं। उसकी नज़रों का आशय समझकर मोना मुस्करा उठी। उसने नूरी की आंखों के सामने हाथ नचाते हुए कहा, कहाँ खो गए डियर, अंदर भी आओगे या बाहर से इसी तरह ताकते रहोगे? नूरी हड़बड़ाकर बोला, सॉरी डियर, तुम इस समय कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, इसलिए तुम्हें देखता ही रह गया। मोना ने कहा, मजाक मत करो, लड़कों की आदत का मुझे अच्छी तरह पता है। वह इसी तरह लड़कियों की तारीफ करके उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ मोना, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम गजब ढा रही हो। अंदर आकर नूरी ने कहा, मोना मेरी बात तुम्हें अजीब जरूर लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरी तुम्हारे प्रति चाहत बढ़ती जा रही है। मुझे तुमसे लगाव सा हो गया है। यह भी कहा जा सकता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? मोना ने मुस्कराते हुए अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, नूरी मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मोना के इन शब्दों ने नूरी के मन पर कुछ ऐसा असर किया कि उसने मोना उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने होठों की मुहर उसके गालों पर लगा दिया। मोना भी पीछे नहीं रही। लेकिन जब नूरी ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, तो मोना ने खुद को बेकाबू होने से रोका और नूरी को धक्का देकर अलग किया। मोना की यह हरकत नूरी को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उस समय उसने बुरा नहीं माना। उसने सोचा, आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो किसी दिन हद भी पार कर लेंगे। दूसरी ओर मोना सामान्य हुई तो बोली, प्लीज नूरी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की कभी कोशिश मत करना। ठीक है, लेकिन जब हमारे दिल मिल चुके हैं तो शरीरों के मिलने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं इसे अच्छा नहीं समझती। शारीरिक मिलन के बाद दिल का नहीं, शरीर का प्यार रह जाता है, जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। प्रेमी जब भी मिलते हैं, शरीर के लिए मिलते हैं। मुझे यह पसंद नहीं है। मोना ने नूरी को कुछ इस तरह समझा दिया कि वह बुरा भी ना माने और उसे अपनी जरूरत पूरी करने का जरिया भी ना बनाए। क्योंकि मोना उसके साथ प्यार का खेल कुछ इस तरह खेल रही थी कि उसे इस खेल का कभी एहसास नहीं हो सका। नूरी के साथ ही हामिद भी उसी बार में वेटर था। यही नहीं, वह भी उसी रैन बसेरा में सोता था जहां नूरी सोता था। वह रहने वाला भी उसी के मोहल्ले का था, इसलिए दोनों में पक्की यारी थी। यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाते थे। ऐसे में नूरी और मोना के प्रेम संबंध वाली बात भला हामिद से कैसे छिपी रह सकती थी? जब हामिद ने नूरी से कहा कि वह उसे भी मोना से मिलवा दे, तो वह मना नहीं कर सका। इसके बाद नूरी मोना से मिलने गया तो साथ में हामिद को भी ले गया। मोना को देखकर हामिद भी नूरी की तरह सुध-बुध खो बैठा। वह अपने लिए जिस तरह की लड़की की कामना करता था, मोना हुबहू वैसी थी। हामिद जब उसे एकटक देखता रह गया तो उसकी इस हालत पर नूरी ने मुस्कराते हुए उसके कानों के पास फुसफुसाकर कहा, क्यों बेटा, मेरी पसंद देखकर होश उड़ गए ना?
हाँ यार, यह तो सचमुच बहुत सुंदर है। तेरी तो किस्मत खुल गई। किस्मत अच्छी है, तभी तो इस नूरी को इतना खूबसूरत नूर मिला है। दोनों को खुसर फुसर करते देख मोना ने पूछा, तुम दोनों आपस में इस तरह क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं मोना, तुम्हें देखकर यह होश खो बैठा है, इसलिए इसे होश में ला रहा था। यह सुनकर मोना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी ने दोनों के दिलों पर तीर चला दिए। उस दिन हामिद और मोना में भी दोस्ती हो गई। उसके बाद हामिद भी मोना से अकेले में मिलने लगा। उसे भी मोना से मोहब्बत हो गई तो वह भी अपनी कमाई उस पर लुटाने लगा। मोना उससे भी बड़े प्यार से पेश आती थी, जिसे हामिद अपने लिए प्यार समझने लगा था। दोनों दोस्त एक ही लड़की के साथ समय बिताने के साथ साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे थे, जबकि मोना को उन दोनों में से किसी से प्यार नहीं था। नूरी और मोना के बीच चल रहे चक्कर के बारे में जल्दी ही उसके तीसरे दोस्त विश्वजीत सिंह को भी पता चल गया। वैसे भी इस तरह की बातें कहाँ जल्दी छिपती हैं, खासकर दोस्तों के बीच तो बिल्कुल नहीं। विश्वजीत सिंह उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना मरहद के गांव डंडापुर का रहने वाला था। उसके पिता ओम प्रकाश सिंह एक स्थानीय इंटर कॉलेज में चपरासी थे। परिवार में मां ममता के अलावा एक बड़ी बहन संध्या और एक छोटा भाई सर्वजीत था। संध्या का विवाह हो चुका था, जबकि सर्वजीत अभी पढ़ाई कर रहा है। 22 वर्षीय विश्वजीत बीकॉम करके दिल्ली आ गया था। दिल्ली में उसे अजमेरी गेट के पास एक रैन बसेरा में केयर टेकर की नौकरी मिल गई। उसे वहां से जो भी वेतन मिलता था वह उसे अपने ऊपर खर्च करता था। उसे महंगे कपड़े पहनने और अच्छा खाने पीने का शौक था। ठीक ठाक कपड़े पहनकर वह किसी रईसजादे से कम नहीं लगता था। इसकी एक वजह यह भी थी, वह स्मार्ट तो था ही, पढ़ा लिखा भी था। विश्वजीत को देखकर लोग यही अंदाजा लगाते थे कि यह किसी अच्छे घर का लड़का है। वह रहता भी रौब के साथ था। दबंगई उसके स्वभाव में थी, इसलिए जल्दी उससे कोई उलझने की कोशिश नहीं करता था। वैसे भी वह किसी से नहीं डरता था। नूरी और हामिद उसी रैन बसेरा में सोने आते थे, जहां का केयरटेकर विश्वजीत था। इस तरह रोज रोज मिलने जुलने में नूरी किसी लड़की से मिलता जुलता है, इस बात की जानकारी विश्वजीत को हुई तो उसने भी नूरी से कहा कि वह उसे भी उस लड़की से एक बार मिलवा दे। नूरी उसे इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे विश्वजीत को मोना से मिलवाना ही पड़ा। जिस दिन मोना और विश्वजीत एक दूसरे से मिले, उनकी नजरें एक हुए बिना नहीं रह सकीं। स्मार्ट विश्वजीत को पहली ही बार देखकर मोना होश खो बैठी। अभी तक वह दूसरों की चाहत थी, लेकिन विश्वजीत को देखकर पहली बार उसे अपनी चाहत का एहसास हुआ। उसका दिल इस तरह मचल उठा था कि वह विश्वजीत के सीने से लग जाए। यही वजह थी कि उसकी चाहत उसकी नज़रों से साफ झलक उठी थी, जिसे विश्वजीत को पढ़ने में देर नहीं लगी। विश्वजीत मोना की झील सी आंखों में डूबता चला गया। उस दिन नूरी ने दोनों का परिचय कराया तो कुछ बातें भी हुईं। इसके बाद फिर मिलने का वादा करके दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन वे एक दूसरे को पल भर के लिए भी भुला नहीं सके। दोनों में दोबारा मिलने की चाहत थी, इसलिए जल्दी ही उनकी दोबारा मुलाकात हो गई। इस बार केवल वही दोनों थे। विश्वजीत मोना को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। विश्वजीत ने बातचीत में मोना को बताया था कि उसका खुद का एक होटल है और गांव में उसके पास काफी पुश्तैनी जमीन जायदाद है, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं है। विश्वजीत के मोहपाश में बंधी मोना ने उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। विश्वजीत बहुत बड़ा खिलाड़ी तो नहीं था, लेकिन इतना तो जानता ही था कि लड़कियों को किस तरह जाल में फंसाया जाता है। उसने मोना के सामने अपनी रईसी के ऐसे झंडे इस तरह गाड़े थे कि वह उसे अपना हमसफर बनाने के बारे में सोचने लगी थी। मोना के हिसाब से विश्वजीत सुंदर और स्मार्ट तो था ही, साथ ही उसके पास पैसा और पावर भी था, इसलिए उसमें वह जरूरत से ज्यादा रुचि लेने लगी। विश्वजीत को जब पूरा विश्वास हो गया कि मोना अब पूरी तरह उसके प्रभाव में आ गई है,
तो उसने मोना के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, मोना, मैंने जिस तरह की लड़की की कल्पना की थी, तुम ठीक वैसी हो जब से तुमसे दोस्ती हुई है। मेरी सोच ही नहीं बदल गई, बल्कि जीने का ढंग भी बदल गया है। तुम खूबसूरत ही नहीं, सलीके वाली भी हो। तुम्हारी आदतें, बातचीत इतनी प्यारी लगती हैं कि मन करता है हर पल तुम्हारे ही साथ रहूं। तुमसे अलग होने पर एक एक पल सदियों जैसा लगता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भावनाएं मेरे मन में हैं, क्या वही तुम्हारे मन में भी हैं? विश्वजीत के इन जज्बातों को सुनकर मोना ने विश्वजीत की आंखों में झांकते हुए कहा, विश्वजीत, तुम्हारे लिए मेरे मन में भी वही सब है जो तुम्हारे मन में है। मैं तुमसे मन की बात कहना भी चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कह नहीं पाती थी कि तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचोगे। क्योंकि अगर तुम मेरे मन की बात समझ ना पाए तो मैं टूट जाऊंगी। आज तुम्हारे मन की बात जानकर बहुत खुश हूं। मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी, जो आज सच हो गया। इसके बाद दोनों का प्यार तेजी से परवान चढ़ने लगा। विश्वजीत को पता था कि मोना की नूरी और हामिद से भी दोस्ती थी, फिर भी उसके मन में उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। वह मोना के प्यार को पाना चाहता था, इसलिए उसके सामने उसने स्वयं को बहुत बड़ा रईस बताया था। लेकिन जब उसका प्यार बढ़ा तो उसने सोचा कि वह मोना को अपनी सच्चाई बता देगा, जिससे बाद में कोई भ्रम न रहे। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि यह सब बताने के पहले ही सब खत्म हो गया। 16 नवंबर की सुबह 9 बजे उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर की कोतवाली पुलिस को सुभाष नगर खुदराई मार्ग पर किसी युवक की सिरकटी लाश पड़ी होने की सूचना मिली, तो इंस्पेक्टर आलोक सक्सेना पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। सड़क के किनारे ही खून से सना धड़ पड़ा था। सिर का अता पता नहीं था। सिर विहीन धड़ पर चाकुओं के जख्म साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने जख्मों को गिना तो वे 14 थे। पुलिस ने सिर की तलाश शुरू की तो थोड़े प्रयास के बाद सड़क के दूसरी ओर सिर भी मिल गया। कोतवाली पुलिस घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर ही रही थी कि क्षेत्राधिकारी राजेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। अब तक घटनास्थल पर शहर और आसपास के गांवों के तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने वहां एकत्र लोगों से मृतक की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। इससे पुलिस को लगा कि यह यहाँ का रहने वाला नहीं है, इसे यहाँ लाकर मारा गया है। लाश पर जो कपड़े थे वे ब्रांडेड थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि मृतक ठीक ठाक घर का लड़का था। हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। यह देखकर पुलिस को लगा कि यह हत्या प्रतिशोध के लिए की गई है। मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा था। पुलिस ने डॉग स्क्वायड को भी बुला लिया था, लेकिन कुत्ता लाश सूंघकर थोड़ी दूर जाकर रुक गया। वहां पुलिस को खून सनी एक पैंट मिली। पुलिस ने पैंट की तलाशी ली तो उसमें से एक सिम बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाने लौटकर इंस्पेक्टर आलोक सक्सेना ने चौकीदार राधेश्याम को वादी बनाकर धारा 302, 201 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और मामले की जांच की जिम्मेदारी स्वयं संभाल लिया। पुलिस के पास जांच का एक ही जरिया था, मृतक की जेब से बरामद सिम। बरामद सिम की डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना मरदह के गांव डंडापुर के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह के बेटे विश्वजीत सिंह का है। पुलिस ने उक्त पते पर संपर्क करके परिजनों को बुलाया तो उन्होंने शव की शिनाख्त विश्वजीत सिंह के रूप में कर दिया। पूछताछ में उनसे पता चला कि विश्वजीत दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। पुलिस ने बरामद सिम नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें पुलिस को कुछ नंबरों पर संदेह हुआ। पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पर लगवा दिया। आखिर सर्विलांस के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर शाहजहांपुर पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और थाना कमला मार्केट पुलिस से संपर्क किया। थाना कमला मार्केट के थाना प्रभारी ने एसआई प्रमोद जोशी को कुछ सिपाहियों के साथ शाहजहां से गई पुलिस टीम की मदद के लिए लगा दिया। शाहजहांपुर से गई पुलिस टीम ने एसआई प्रमोद जोशी की मदद से 18 नवंबर को एक आदमी को गिरफ्तार किया।
उसे कमला मार्केट थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीपक शर्मा बताया। वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थाना डेरा के रहने वाले रामपाल शर्मा का बेटा था। वह काफी समय से दिल्ली में रह रहा था और सुपारी लेकर हत्याएं करता था। उस पर दिल्ली में हत्या के कई मामले दर्ज थे। दीपक से पूछताछ के बाद शाहजहांपुर पुलिस के सामने विश्वजीत हत्याकांड की पूरी सच्चाई तो सामने आ गई, लेकिन शाहजहांपुर पुलिस उसे अपने साथ शाहजहांपुर नहीं ला पाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपने यहां दर्ज एक मामले में उसे अदालत में पेश किया तो अदालत ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस दीपक को भले ही अपने साथ नहीं ला पाई थी, लेकिन उसने उन लोगों के नाम पुलिस को बता दिए थे जिन्होंने विश्वजीत की हत्या कराई थी। वे दोनों कोई और नहीं, विश्वजीत के रैन बसेरा में सोने वाले उसके दोस्त नूरी और हामिद थे। पुलिस को दीपक से शाहजहांपुर का उनका पता भी मिल गया था। पुलिस ने नूरी और हामिद की गिरफ्तारी के प्रयास किए तो 23 नवंबर की सुबह शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से नूरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो उसने मोना के प्यार से लेकर विश्वजीत की हत्या तक की कहानी सुना दिया। पुलिस ने पूछताछ करके उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस हामिद की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गई। थोड़ी मेहनत के बाद 29 नवंबर की सुबह पंचपीर तिराहे से हामिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हामिद ने हत्या की पूरी कहानी सुनाने के बाद वह चाकू भी बरामद करा दिया जिससे विश्वजीत की हत्या की गई थी। पूछताछ के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया। इस पूछताछ में विश्वजीत की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। मोना विश्वजीत में प्यार हुआ तो मोना ने नूरी और हामिद से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने उनसे फोन पर भी बातें करनी बंद कर दिया। इससे उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अब मोना को उनमें जरा भी रुचि नहीं रह गई है। वह पूरी तरह विश्वजीत की हो गई है। साफ था, जेब से कड़के नूरी और हामिद अब उसके किसी काम के नहीं रह गए थे। इसीलिए उसने उनसे दूरी बना ली थी। नूरी ने विश्वजीत से मोना से दूर रहने की बात कही तो वह उस पर भड़क उठा। उसने गाली गलौज करते हुए उसे ही धमकी दे दिया। नूरी उसका कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, विश्वजीत भाई, मोना मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मुझ पर दया करके तुम उसे छोड़ दो। अब वह तेरी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और हाँ, अब अगर तूने उससे मिलने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेमिका के चक्कर में जान से हाथ धो बैठो, विश्वजीत ने आंखें तरेरते हुए कहा। इसके बाद नूरी और हामिद ने विश्वजीत को मोना से अलग करने की कई बार कोशिश किया। उनके बीच मारपीट भी हुई, लेकिन विश्वजीत के सामने उनकी एक ना चली। तब वे सुपारी किलर दीपक शर्मा की शरण में जा पहुंचे। दीपक से नूरी की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए बिना पैसे के ही वह उसका काम करने को तैयार हो गया। नूरी और हामिद विश्वजीत की हत्या ऐसी जगह करना चाहते थे जहां कोई उसे पहचान ना सके। इसके लिए वे उसे शाहजहांपुर ले जाना चाहते थे। नूरी और हामिद ने विश्वजीत से माफी मांगकर पुरानी बातें भूलने को कहा तो पुरानी दोस्ती की वजह से विश्वजीत ने उन्हें माफ कर दिया। उनमें फिर से अच्छे संबंध बन गए। इसके बाद नूरी और हामिद ने उससे लखनऊ घूमने की बात कही तो विश्वजीत चलने को तैयार हो गया। उन्होंने दीपक को विश्वजीत से मिलाकर कहा कि यह भी हमारे साथ लखनऊ चलेगा तो विश्वजीत ने मना नहीं किया। वह मना भी क्यों करता, क्योंकि वह अपने खर्च पर जा रहा था। 15 नवंबर को चारों ट्रेन द्वारा नई दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए। रास्ते में ताजिया दिखाने की बात कहकर नूरी ने विश्वजीत को शाहजहांपुर में उतार लिया। इसके बाद नूरी और हामिद उसे दीपक के साथ अपने घर ले गए। देर रात खाना खाकर टहलने के बहाने नूरी और हामिद विश्वजीत तथा दीपक को साथ लेकर सुभाष नगर खुदरी मार्ग पर निकले। यह रास्ता रात में सुनसान रहता है। मौका देखकर एक जगह नूरी और हामिद ने विश्वजीत को धक्का देकर सड़क के किनारे गिरा दिया तो दीपक फुर्ती से उसके सीने पर सवार हो गया। विश्वजीत हाथ पैर चलाता, उसके पहले ही दीपक ने चाकू से उसके गले पर कई वार कर दिए। विश्वजीत छटपटाता रहा।
तभी दीपक ने उसका सिर धड़ से अलग करके सड़क के दूसरी ओर फेंक दिया। बाद में पैंट भी उतार कर वहां से दूर छिपा दिया, जिससे पुलिस को कोई सुराग ना मिले। इसके बाद नूरी और हामिद ने दीपक को दिल्ली भेज दिया और इस मामले में क्या होता है यह जानने के लिए नूरी और हामिद शाहजहांपुर में ही रुक गए। लेकिन उनकी होशियारी धरी की धरी रह गई और तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।